हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। सो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मिस्टर शाहरुख का, जो कि प्लेस हुए हैं अलाइड डिजिटल सर्विसेज में एज अ कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था 802.11 फ्रेम कंट्रोल एंड सब फील्ड्स, जिसमें हमने OSI ओवरव्यू देखा था। OSI रेफरेंस मॉडल्स में मैंने आपको डेटा लिंक लेयर के बारे में बताया था, जिसमें दो सब लेयर्स देखे थे हमने, राइट। उसमें हमने MSDO एंड MPDO के बारे में देखा था। उसके बाद हमने फिजिकल लेयर देखा, जिसमें मैंने कवर किया था PSDO एंड PPDO। उसके बाद हमने 802.11 मैक हेडर, मैक बॉडी एंड मैक ट्रिलर के बारे में देखा था। मैक हेडर में मैंने आपको बताया था कंट्रोल, मैक हेडर के फॉर्मेट्स में मैंने फर्स्ट हमने देखा था फ्रेम कंट्रोल, जिसमें हमने उसके सब फील्ड्स देखे थे, जिसमें हमने देखा था टाइप फील्ड। टाइप फील्ड में हमने फिर अगेन मैनेजमेंट फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम एंड डेटा फ्रेम के बारे में देखा था। सब टाइप में हमने देखा था मैनेजमेंट फ्रेम सब टाइप, कंट्रोल फ्रेम सब टाइप, डेटा फ्रेम सब टाइप। उसके बाद हमने देखा था 2DS एंड फ्रॉम DS फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड जो थी हमारी, वो थी मोर फ्रैगमेंट्स, रिट्राई फील्ड एंड पावर मैनेजमेंट फील्ड। उसके बाद हमने देखा था मोर डेटा फील्ड, प्रोटेक्टेड फ्रेम फील्ड, और लास्ट हमने देखा था ऑर्डर फील्ड्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं 802.11 फ्रेम फॉर्मेट, जिसमें हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन फंक्शन, फिजिकल कैरियर सेंस, वर्चुअल कैरियर सेंस, NAV, 802.11 मैक हेडर, जिसमें हम देखेंगे फ्रेम कंट्रोल फील्ड, ड्यूरेशन ID, मैक एड्रेस, जिसमें हम टोटल 4 एड्रेस कवर कर रहे हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड एड्रेस 4। उसके बाद हम सिनेरियोज देखेंगे 2DS एंड फ्रॉम DS के, जिसमें हम 2DS 0 रखेंगे, फ्रॉम DS 0। जिसके उसके बाद हम देखेंगे 2DS जब 0 होता है एंड फ्रॉम DS 1 होता है तो क्या होगा, 2DS जब 1 होगा एंड फ्रॉम DS 0 होगा तो क्या होगा, और 2DS एंड फ्रॉम DS दोनों भी जब 1 होंगे तो क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सीक्वेंस कंट्रोल फील्ड, QoS कंट्रोल फील्ड, हाई थ्रूपुट कंट्रोल फील्ड, फ्रेम बॉडी एंड FCS। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेशन फंक्शन। DCF is the fundamental MAC technique of IEEE 802.11. Okay, CSMA-CA process is the foundation of this distribution coordination function, and it is used to prevent collision in IEEE 802.11. अगर CSMA-CA प्रोसेस के बारे में देखे होगे तो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल प्रोसीजर कवर किया है, वो आप एक बार जरूर चेक कर लेना। CSMA-CA प्रोटोकॉल के टोटल 4 मेन कंपोनेंट्स है। एक है आपका फिजिकल कैरियर सेंस, दूसरा है वर्चुअल कैरियर सेंस, थर्ड रैंडम बैक ऑफ टाइमर, एंड फोर्थ जो है वो है इंटरफ्रेम स्पेस। ओके, अब इन सभी कंपोनेंट्स को देखने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज कवर कर देता हूँ। ये आपको याद होगा, हमने CSMA-CA प्रोसीजर्स में भी ये सब कुछ देखा था। ठीक है, अब क्या होता है जब कोई भी वायर स्टेशन जब फ्रेम को फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है या फ्रेम्स को ट्रांसमिट करता है, तो उससे पहले वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा CSMA, राइट। आपको याद है व्हाट इज CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। CSMA का मतलब ही क्या होता है, सेंस बिफोर ट्रांसमिट, मतलब सबसे पहले सेंस करो और उसके बाद उसको क्या करो, ट्रांसमिट करो। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, सेंस करेंगे। इसमें फर्स्ट जो है वो है आपका फिजिकल कैरियर सेंस। इसमें वो चेक करेंगे कि आपका जो मीडियम जो है वो आइडियल है या नहीं, आपका जो मीडियम रहेगा वो आइडियल है या नहीं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। कंसिडर करके चलते हैं, जैसे मेरे पास 4 वर्क स्टेशन है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर PC1, दिस इज योर PC2, दिस इज योर PC3, दिस इज योर PC4, दिस इज योर एक्सेस पॉइंट, और ये सारे के सारे जैसे चैनल नंबर 1 पे है। ये सारे जो है वो चैनल नंबर 1 पे है। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग करना चाहते हैं, तो PC1 जो है वो PC2 के लिए कोई अपडेट भेजना चाहे, तो सबसे पहले ये चारों जो आपके वायरलेस क्लाइंट स्टेशन हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, सेंस करेंगे बिफोर ट्रांसमिटिंग एनी फ्रेम्स। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा, ये सबसे पहले फिजिकल कैरियर सेंस को यूज करेगा टू आइडेंटिफाई द मीडियम इज आइडियल और नॉट, मतलब मीडियम जो है आपका आइडियल है या नहीं वो चेक करने के लिए वो फिजिकल कैरियर सेंस को यूज करेगा। ओके, अगर उसको मीडियम आइडियल मिल जाता है तो इट्स गुड। उसके बाद वो सेकंड चेक देखेगा वर्चुअल कैरियर सेंस। वर्चुअल कैरियर सेंस में बेसिकली NAV को यूज किया जाता है।
ओके, बेसिकली आपके एनएवीज को यूज किया जाता है। अब ये एनएवीज क्या है, फिजिकल कैरियर सेंस क्या होते हैं, वर्चुअल कैरियर सेंस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो एनएवी, अगर एनएवी की वैल्यू अगर 0 है सो इट्स आइडियल। अगर एनएवी की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो आपका मीडियम जो है वो कंसिडर किया जाता है एज अ बिजी। ओके, तो एनएवी की वैल्यू जैसे ही आइडियल है, 0 है, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हिट करेगा। अदरवाइज अगर मुझे मीडियम आइडियल नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगा, मीडियम के क्लियर होने के लिए वेट करूंगा। अदरवाइज एनएवी वैल्यू अगर मैं मुझे 0 नहीं मिलती तो जब तक 0 नहीं होती तब तक मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जैसे ही उसको मीडियम क्लियर हुआ और एनएवी वैल्यू अगर 0 मिली तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एफआईएस इंटरवल। अब एफआईएस इंटरवल, सॉरी, आईएफएस इंटरवल। IFS क्या है? IFS stand for interference space. When wireless user or station found the medium is ideal, so the station does not transmit any packet immediately. It will wait for period of time, and this is known as IFS or DIFS. Okay? तो ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको पता चला कि मीडियम जो है वो आपका आइडियल है, तो ट्रांसमिशन करने से पहले वो क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे। दैट वाज योर IFS इंटरवल। लेट्स से इसने 5 सेकंड तक वेट किया। ओके, उसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो है आपका कंटेंशन विंडो। अब कंटेंशन विंडो क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। कुछ टाइम है विच इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स। ओके, अब ये स्लॉट्स क्या है, जैसे स्लॉट वन जो है वो जैसे 5 सेकंड का है, ठीक है। यहाँ पे स्लॉट 2 है, ये भी आपका 5 सेकंड का है। तो 2 स्लॉट्स में हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे 2 स्लॉट्स तक वेट करना पड़ेगा, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। अब स्लॉट्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, मैंने आपको एक एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ये कंसिडर किए जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए मैं कंसिडर करता हूँ के वैल्यू। ओके, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कंसिडर करते हैं, जैसे 0 है तो फॉर्मूला है ये है 2⁻k-1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2⁻0-1 इज इक्वल टू 2⁻0-1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे स्लॉट नंबर 0 होगा। स्लॉट नंबर 0 का मतलब क्या है, इमीडिएट फॉरवर्ड कर देगा। अगर k की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा, 2⁻1 - 1 इज इक्वल टू 2⁻2, सॉरी 2⁻1 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1। मतलब स्लॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी। एक स्लॉट तक मुझे वेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 0 सेकंड्स तक मैं वेट करूंगा, यहाँ पे मैं 5 सेकंड्स तक वेट करूंगा। जैसे k की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करते हैं 2 है, तो 2⁻2 - 1 इज इक्वल टू 4 - 1 3। मतलब 3 स्लॉट्स तक वेट करना पड़ेगा। एक स्लॉट अगर 5 सेकंड का है तो 3 स्लॉट की वैल्यू क्या होगी, 15 सेकंड्स तक मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, आपके रैंडम नंबर ऑफ नंबर, रैंडम बैक ऑफ नंबर रहेंगे आपके। मतलब 0 to 0, 0 to 1, 0 to 3, कुछ इस तरीके से। दिस इज योर 1। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये क्या करेंगे, रैंडम नंबर ऑफ तो स्लॉट को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे पिक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है, वो होता है आपका बैक ऑफ टाइमर। तो कंसिडर करके चलते हैं, इसका बैक ऑफ टाइमर 5 सेकंड्स का था। जैसे ही 5 सेकंड क्रॉस हो गए, जैसे आपका बैक ऑफ टाइमर 0 हो गया, ये एक्चुअल ट्रांसमिशन, ये एक्चुअल फ्रेम्स को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। कंसिडर करके चलते हैं, बैक ऑफ टाइमर 0 होने से पहले ही मैं अगर कोई दूसरा ट्रांसमिशन यहाँ पे रिसीव करता हूँ या दूसरा फ्रेम अगर रिसीव करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे फिर से अगर मैं चेक करूंगा, एनएवी वैल्यू 0 है और मीडियम अगर आइडियल है तो मैं सेट करूंगा, आई एम गोइंग टू डिक्रीमेंट बैक ऑफ टाइमर बाय 1 स्लॉट। एक स्लॉट से मैं क्या करूंगा, बैक ऑफ टाइमर को डिक्रीमेंट कर दूंगा और फिर उसके बाद मैंने बैक ऑफ टाइमर तक वेट करूंगा। जैसे ही कंसिडर किया जाएगा एज अ 0, फिर मैं क्या करूंगा, एक्चुअल आपके फ्रेम्स के ट्रांसमिशन को स्टार्ट करूंगा। कंसिडर करके चलते हैं, अगर एनएवी वैल्यू 0 नहीं मिलती और मीडियम अगर आपका आइडियल नहीं मिलता है यहाँ पे, तो मैं इस प्रोसीजर को फिर से रिस्टार्ट करूंगा। मतलब यहाँ पे अगर k 0 था तो यहाँ पे k फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके,
सो नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था, फिजिकल कैरियर सेंस। तो फिजिकल कैरियर सेंस में क्या होगा, सबसे पहले वो मीडियम को चेक करेगा आइडियल है। सो CSMA यूज फिजिकल कैरियर सेंस टू constantly check by all station does not transmitting or receiving any data or any frame during other is already transmitted. Okay, इसका मतलब अगर PC1 एंड PC2 अगर ऑलरेडी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, so that CSMA by using this physical carrier sense to make sure कि कोई PC3 आके अपना खुद का ट्रांसमिशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, तो CSMA क्या करेगा, फिजिकल कैरियर सेंस को यूज करेगा। ये कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे, कंटिन्यूसली सेंस करते रहेंगे। अगर ऑलरेडी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है तो थर्ड जो है PC3 जो है वो अपना कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जो है वो है वर्चुअल कैरियर सेंस। अब वर्चुअल कैरियर सेंस क्या है? देयर इज अ फील्ड व्हिच इज यूज्ड इन 802.11 MAC frame header which is known as duration ID. ओके, इस फील्ड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे, which is known as duration ID. ड्यूरेशन आईडी की अगर वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो होती है 0 से लेकर 32767। ये वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी टाइम को, जो कि कैलकुलेट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है इन माइक्रोसेकंड। ओके, मतलब 0 to 32767 ये क्या है, ये आपके माइक्रोसेकंड है। मतलब 200 अगर इसका ड्यूरेशन वैल्यू, इसका मतलब 200 माइक्रोसेकंड्स रहेंगे। Okay, so when client transmitting a data frame, it calculate how long it will take to receive an acknowledgement from a receiver. Okay, मतलब जो जब कभी भी मैं अपना कोई भी पैकेट फॉरवर्ड करता हूँ फ्रॉम PC1 टू द PC2, अगर मैं कोई डेटा फ्रेम फॉरवर्ड कर रहा हूँ और इसका अगर एक्नॉलेजमेंट आता है, डेटा फ्रेम एक्नॉलेजमेंट, तो मैं इसको टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब फ्रॉम PC1 टू PC2 एंड PC2 टू PC1। ओके, जैसे कि मैंने आपको कहा था, देयर इज NAV। NAV स्टैंड फॉर व्हाट? NAV स्टैंड फॉर, अब देखो यहाँ पे भी जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था, तो ये जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं तब क्या होता है, जैसे ये आपका स्टेशन नंबर 1 है एंड दिस इज योर AP एक्सेस पॉइंट 1। तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पैकेट भेज रहा है, यूनिकास्ट फ्रेम पैकेट है आपका, दिस इज एक्नॉलेजमेंट फ्रेम, तो वो कंसिडर किया जाएगा एज अ ड्यूरेशन आईडी। ओके, तो ये कैलकुलेट करता है, इट कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है NAV स्टैंड फॉर नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। So virtual carrier sense use this timer mechanism which is known as network allocation vector. Okay, so NAV have the ability to maintain the prediction of future traffic based on previous frame transmission. तो based on previous frame transmission के basis पे ये क्या करते हैं, आपके future के ट्रैफिक को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। NAV वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये सेम है आपके ड्यूरेशन आईडी के या ड्यूरेशन वैल्यू की तरह ही। तो NAV वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेकर 32767। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? जब कभी भी यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, जब कभी भी आपकी NAV वैल्यू 0 होती है, जब कभी भी आपकी NAV वैल्यू जो है वो 0 होती है, ये इंडिकेट करती है कि आपका मीडियम जो है वो आइडियल है। NAV वैल्यू जब कभी भी आपकी 0 होती है तो ये इंडिकेट करती है आपका मीडियम जो है वो क्या है, आइडियल है। मतलब इट हैज टू बी मेक श्योर, जब मैं कोई भी ट्रांसमिशन स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि आपके NAV वैल्यू क्या है। अगर NAV वैल्यू 0 है, इसका मतलब मीडियम फ्री है, तो मैं अपना ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कंसिडर करते हैं यहाँ पे जैसे आपका PC1 है, ओके, यहाँ पे आपका PC2 है और यहाँ पे आपका PC जो है वो PC3 है। ओके, तो PC1 ने PC2 के लिए कोई फ्रेम जनरेट किया है, कोई पैकेट जनरेट किया है, तो इसमें सोर्स एड्रेस किसका होगा, PC1 का, डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा, PC2 का। और कंसिडर करके चलते हैं ये सारे जो है चैनल नंबर 1 पे है। ओके, एक ही चैनल में है। तब मैं क्या करूंगा, मैं अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करूंगा। अब ट्रांसमिट करने से पहले कंसिडर करते हैं इसका ड्यूरेशन आईडी जो है, इसका ड्यूरेशन आईडी जो है वो मैंने सेट किया है जैसे 32767 हाईएस्ट इन माइक्रोसेकंड। ओके, तो PC2 का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि PC2 का NAV जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
जब PC2 का NAV 0 होगा, इसका मतलब ये ट्रांसमिशन को है वो क्या करेगा, स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि मीडियम इसका जो है वो आइडियल है, बिजी नहीं है। तो जैसे ही PC3 को पता चल गया PC1 और PC2 के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो ये अपना NAV वैल्यू क्या करेगा, सेट करेगा अप टू 32767, जो कि DID है। ओके, तो यही सेट करेगा। तो जैसे ही NAV वैल्यू अगर 0 रहेगी, तो इसका मतलब PC2 का मीडियम जो है वो आइडियल है, कम्युनिकेशन हम ट्रांसमिशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली PC3 क्या करेगा, अपना NAV मोर देन 0 रखेगा, जिससे इसका जो ट्रांसमिशन है, इसका जो मीडियम जो है वो बिजी रहेगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी ट्रैफिक जनरेट ना हो। क्लियर हुआ? सो 802.11 कंट्रोल फ्रेम वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया है आपकी कोलिजन, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CD, हिडन स्टेशन प्रॉब्लम, व्हाट इज RTS, व्हाट इज CTS, व्हाट इज DCF, व्हाट इज IFS, व्हाट इज DIFS, व्हाट इज कंटेंशन विंडो, रैंडम बैक ऑफ टाइम क्या रहता है, SIFS क्या होता है, CSMA-CA की प्रोसीजर्स क्या होती है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने कवर किया है, वो एक बार आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 802.11 MAC हेडर। This header contain layer to non-encrypted information and it always visible in protocol environment। इस वजह से वो डिटेक्ट हो जाती है। अगर 802.11 MAC हेडर में अगर आप देखोगे तो टोटल 9 नंबर ऑफ मेजर फील्ड्स है। फर्स्ट जो है वो है कंट्रोल फ्रेम, सेकंड जो है ड्यूरेशन आईडी, 4 एड्रेसेस है यहाँ पे मैक एड्रेसेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, कंट्रोल सीक्वेंस कंट्रोल, QoS कंट्रोल, हाई थ्रूपुट कंट्रोल, फ्रेम बॉडी एंड FCS। इसमें से यहां तक अगर आप देखोगे हाई थ्रूपुट कंट्रोल, यहां तक ही आपके मैक हेडर फॉर्मेट। क्लियर हुआ? उसमें से फर्स्ट जो है, फर्स्ट फील्ड जो है वो है आपकी फ्रेम कंट्रोल, दिस वन। अब फ्रेम कंट्रोल क्या है, इट्स अ 2 बाइट मीन 16 बिट का रहेगा ये टोटल। This field contain the control information of the frame. This field consists of 11 subfields. Total 11 है। Protocol version, type, subtype, to DS, from DS, more fragmented try, power management, more data, protected frame, high throughput control of the order। ठीक है, 16 बिट है, इसका मतलब प्रोटोकॉल वर्जन की अगर वैल्यू देखोगे तो ये 2 बाइट का है, 2 बिट का है, ये भी 2 बिट का है, सब टाइप 4 बिट्स के हैं, बाकी के सारे ये सिंगल बिट है। ओके, टोटल 11 सब फील्ड्स रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ड्यूरेशन है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये 2 बिट का है, सॉरी इट्स अ 2 बाइट फील्ड। ड्यूरेशन आईडी और वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट करती है आपके टाइम को इन माइक्रोसेकंड। एंड देयर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सॉरी प्रीवियस ऑप्शन में जो हमने वर्चुअल कैरियर सेंस एंड फिजिकल सेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, वहीं पे हमने ड्यूरेशन आईडी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि NAV वैल्यू कंसिडर की जाती है। ओके, सो ड्यूरेशन आईडी वैल्यू रिप्रेजेंट द टाइम इन माइक्रोसेकंड दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम प्लस 1 SIFS इंटरवल। ठीक है, तो इसमें से एक्नॉलेजमेंट फ्रेम और 1 SIFS इंटरवल रिक्वायर्ड है। SIFS क्या है, प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कर लेना। ड्यूरेशन आईडी की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो है 0 से लेकर 32767। ओके, 0 से लेकर क्या है 32767। सो ड्यूरेशन आईडी वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके टाइम को, दैट इज कंसिडर्ड एज इन अ माइक्रोसेकंड। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ये फील्ड जो है वो इंडिकेट करती है द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रेम एंड इट्स एक्नॉलेजमेंट, दिस वन। तो यही हमने एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट जो है वो है आपके मैक एड्रेसेस। ओके, इन 802.11 मैक फ्रेम कंटेन मैक एड्रेसेस। सो दीज मैक एड्रेसेस हैव 2 मेजर टाइप्स। एक है इंडिविजुअल मैक एड्रेस, दिस इज ऑल्सो नोन एज यूनिकास्ट एड्रेस, एंड सेकेंड जो है वो ग्रुप एड्रेस, this is also known as multicast group address or broadcast group addresses. Okay, so MAC address field में अगर आप देखोगे in 802.11 frame typically we use only 3 MAC addresses,
इसमें से सिर्फ हम 3 मैक एड्रेसेस को यूज करते हैं। बट जब कभी भी आप इसी कंडीशन को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज करोगे, लाइक वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यहाँ पे मुझे कंपलसरी 4 मैक एड्रेसेस को यूज करना पड़ता है, मतलब एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, कुछ इस तरीके से। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपकी टू डीएस एंड फ्रॉम डीएस फील्ड के ऊपर, मतलब टू डीएस ऑन है, फ्रॉम डीएस ऑफ है, कुछ इस तरीके की। मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी प्रीवियस वीडियो में, टू डीएस एंड फ्रॉम डीएस की। मतलब 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये पॉसिबिलिटीज के हिसाब से ये इन एड्रेसेस को सेट किया जाता है या इन एड्रेसेस को कंसिडर किया जाता है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट है आपका सोर्स एड्रेस, एंड दिस इज द ओरिजिनल सेंडर ऑफ द फ्रेम। ये क्या होगा? आपका ओरिजिनल सेंडर ऑफ द फ्रेम होगा, जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा एज एस ए। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा? दिस इज द फाइनल रिसीवर ऑफ द फ्रेम। ओके। ट्रांसमीटर एड्रेस क्या होगा? ट्रांसमीटर एड्रेस इमीडिएट सेंडर ऑफ द फ्रेम बट नॉट ओरिजिनल सोर्स ऑफ द फ्रेम। एंड रिसीवर एड्रेस क्या होगा? इमीडिएट रिसीवर ऑफ द फ्रेम बट नॉट फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द फ्रेम। ओके। एंड बीएसएस आईडी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दिस इज द मैक एड्रेस ऑफ द एपी। ओके। अब ये इन सबको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये किस तरीके से कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू डीएस एंड फ्रॉम डीएस, उस हिसाब से एड्रेसेस को यूटिलाइज किया जाएगा। अब हम देखेंगे टू डीएस एंड फ्रॉम डीएस, जब 0 0 होगा तब क्या होगा, 0 1 होगा तब क्या होगा, 1 0 एंड 1 1 जब होगा तब क्या होगा, ये हम देखते हैं। ठीक है। सो कंसिडर करके चलता है। Let's say this is your access point and this is your PC1. Okay, access point का इसका जैसे मैक एड्रेस है 1 2 3 और यही इसका क्या होगा, BSS ID भी होगा। ओके। सो PC1 को क्या करना है, इस BSS ID को या इस BSA को ज्वाइन करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, प्रोब रिक्वेस्ट भेजेगा। ओके। अब इस कंडीशन में देखो क्या है, जब वो प्रोब रिक्वेस्ट भेज रहा है तो इस कंडीशन में जैसे PC1 का मैक एड्रेस जो है वो है 1 2 3। अब इस कंडीशन में ओरिजिनल सोर्स एड्रेस भी यही रहेगा एंड ट्रांसमीटर एड्रेस भी यही रहेगा, और उसी तरीके से इस कंडीशन में एक्सेस पॉइंट जो है वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा एंड ओरिजिनल आपका रिसीवर एड्रेस भी रहेगा। ओके। तब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे कंसिडर कैसे किया जाएगा, दिस इज योर एड्रेस 1, दिस इज योर एड्रेस 2 एंड दिस इज योर एड्रेस 3। सो ये कंडीशन यहाँ पे कंसिडर की जा रही है, दिस वन 0 0। ओके। एड्रेस 1 जो है वो क्या है, रिसीवर से एड्रेस है जो फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा। एड्रेस 2 जो है वो ट्रांसमीटर एड्रेस है जो फाइनल सोर्स एड्रेस रहेगा एंड BSS ID को यूज किया जाएगा। ओके। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, जब होगा 0 1 या फिर 0 0 को और एक एग्जाम्पल में मैं यहाँ यहीं पे बता देता हूँ ये किस तरीके से होगा। जैसे प्रोब रिक्वेस्ट भेजी है, अब ये क्या करेगा, प्रोब रिस्पॉन्स भेज देगा। अब जब मैं प्रोब रिस्पॉन्स दे रहा हूं तो प्रोब रिस्पॉन्स में AP क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन एड्रेस मतलब ओरिजिनल सोर्स एड्रेस रहेगा, एंड PC1 क्या रहेगा, आपका रिसीवर्स एड्रेस मतलब ओरिजिनल डेस्टिनेशन एड्रेस। क्लियर हुआ? सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल है PC1 है, यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट है एंड यहाँ पे आपका वायरलेस DHCP सर्वर है। ओके। सो PC1 को लेट्स से DHCP रिक्वेस्ट भेजनी है, तो PC1 किसको भेजेगा, सबसे पहले एक्सेस पॉइंट को, और एक्सेस पॉइंट किसको भेजेगा, आपके DHCP। तो PC1 का मैक एड्रेस जो है वो है 1 2 3। एक्सेस पॉइंट का BSS ID जो है वो है लेट्स से ABC, और DHCP का मैक एड्रेस है लेट्स से 4 5 6। ओके। अब यहाँ पे देखो
PC1 जो है वो कंसिडर किया जाएगा एज अ ट्रांसमीटर एड्रेस, मतलब ओरिजिनल सोर्स एड्रेस रहेगा, राइट। एक्सेस पॉइंट कर क्या कर रहा है, एक्सेस पॉइंट को इस रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है, तो ये रहेगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। एंड DHCP क्या रहेगा आपका फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस, मतलब DA। ओके, तो ये कंडीशन यहाँ पे कंसिडर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे BSS ID जो है वो क्या है, ABC। So this is your address number 1, this is your address number 2, and this is your address number 3। okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो 2DS and from DS, मतलब जहाँ पे 0 and 1 है। एड्रेस नंबर 1 यहाँ पे क्या है, रिसीवर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कौन होगा यहाँ पे, आपका एक्सेस पॉइंट। ट्रांसमिशन एड्रेस क्या है, आपका BSS ID। और सोर्स एड्रेस यहाँ पे क्या है, आपका एड्रेस नंबर 3, मतलब यहाँ पे आपका PC रहेगा। क्लियर हुआ? सॉरी, नॉट दिस वन, सॉरी दिस, ये एग्जांपल नहीं है, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया 10 का। ओके, जहाँ पे रिसीवर एड्रेस क्या होगा, आपका AP रहेगा। ट्रांसमिशन एड्रेस मतलब सोर्स एड्रेस रहेगा आपका PC, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा आपका DHCP। मतलब ये 10 का एग्जांपल था, ठीक है। पहले जो दिया था वो 00 का था, ये था आपका 10। ओके, 10। अब क्या होगा, DHCP ने उस रिक्वेस्ट को रिसीव किया, अब ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट के प्रोसीजर में क्या होगा, अगेन लेट्स से DHCP है यहाँ पे, उसके बाद एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे, एंड उसके बाद PC1 है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं हम, दिस वन, सॉरी, ये हमने देखी 00, जब दोनों 00 थे। यहाँ पे देख सकते हो आप, जब कभी भी दोनों सेट किए जाते हैं, आइदर कंट्रोल फ्रेम एंड द मैनेजमेंट फ्रेम, यहाँ पे दोनों भी डज नॉट गो थ्रू द TS डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, जब 10 रहेगा तब मैंने आपको कंडीशन बताई थी 10 में क्या बताया था, PC था, आपका DHCP था, एंड आपका एक्सेस पॉइंट था, जब PC1 ने DHCP के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। ओके, तो यहाँ पे हमने PC1 लिया था, आपका एक्सेस पॉइंट था, एंड आपका DHCP था। तो इसने क्या जनरेट की थी, एक DHCP रिक्वेस्ट जनरेट की थी। ओके, तब की कंडीशन ये है 2DS एंड फ्रॉम DS। 2DS 1 था एंड फ्रॉम DS क्या था, 0 था, जिसमें एड्रेस 1 RA रहेगा, एड्रेस 2 PC1 का रहेगा, एंड एड्रेस 3 DHCP का रहेगा। ओके, अब ये देखते हैं 0 1। ओके, 2DS 0 फ्रॉम DS 1 रहेगा, तब की कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में DHCP ने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजी है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा DHCP का मैक एड्रेस है 456, तो इस कंडीशन में ये कंसिडर किया जाएगा सोर्स एड्रेस। ओके, एक्सेस पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक्सेस पॉइंट जो है यहाँ पे यूज करेगा एज अ BSS ID, जो कि है इसका ABC। तो एक्सेस पॉइंट यहाँ पे यूज कंसिडर किया जाएगा एज अ ट्रांसमिटेड एड्रेस। एंड PC1 जो है वो क्या होगा आपका, जिसका मैक एड्रेस हमने दिया है 1 2 3, ये आपका होगा रिसीवर्स एड्रेस, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, 0 0 1। अब देखते हैं जब कंडीशन होती है 1 1, तब क्या होगा वो देखते हैं। उस कंडीशन में 1 1 कंडीशन जो है वो बेसिकली यूज की जाती है इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे मेश नेटवर्क होगा। अब उस कंडीशन में देखो क्या है, जैसे आपका PC1 है, जैसे PC1, दिस इज योर एक्सेस पॉइंट 1। ओके, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, दिस इज योर एक्सेस पॉइंट 2, एंड दिस इज योर लेट्स से DHCP। ओके, अब इसने अगेन DHCP रिक्वेस्ट जनरेट की है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, वो DHCP रिक्वेस्ट PC1 PC एक्सेस पॉइंट 1 को भेजेगा, एक्सेस पॉइंट 1 एक्सेस पॉइंट 2 को भेजेगा, और फिर उसके बाद वो DHCP को भेजेगा। अब इस कंडीशन में PC1 का जैसे मैक एड्रेस है ABC, एक्सेस पॉइंट 1 का BSS ID जो है 1 2 3 है, एक्सेस पॉइंट 2 का BSS ID जो है वो जैसे है 4 5 6,
फॉर एग्जाम्पल, एंड इसका है लेट्स से 789 मैक एड्रेस। ओके, तो PC1 ने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो इसमें सोर्स एड्रेस क्या होगा, ओरिजिनल सोर्स एड्रेस PC1 रहेगा, ओरिजिनल डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा आपका DHCP। एक्सेस पॉइंट 1 क्या होगा, एक्सेस पॉइंट 1 के लिए ये रिक्वेस्ट होगी ट्रांसमिशन एड्रेस रिक्वेस्ट, एंड एक्सेस पॉइंट 2 के लिए क्या होगी, ये रिसीवर्स एड्रेस रिक्वेस्ट। तो 2DS एंड फ्रॉम DS, 2DS एंड फ्रॉम DS जो है यहाँ पे क्या होंगे 1-1। क्लियर हुआ? सो बहुत ही इजी था। तो हमने ये सारे सिनेरियोज यहाँ पे देख लिए, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंस कंट्रोल। सीक्वेंस कंट्रोल जो है इट इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम, बिकॉज दिस सीक्वेंस नंबर हेल्प अस टू डिटेक्ट द डुप्लीकेट फ्रेम। मतलब ये क्या करेंगे, आपके सीक्वेंस नंबर को स्टोर करेंगे, साथ ही साथ ये आपके हेल्प करते हैं डुप्लीकेट फ्रेम्स को डिटेक्ट करने के लिए। It is used to determine the order of the frame for higher layer or the upper layer, as well as this field does not represent in a control frame। मतलब control frame में sequence control field नहीं अवेलेबल होती। अगर आप देखोगे sequence control जो है वो 16 बिट का है और वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है फर्स्ट जो 12 बिट्स है, मतलब आपके 16 बिट जो है वो डिवाइड किए जाते हैं टू पार्ट्स में। फर्स्ट 12 बिट्स is represent your sequence control number, sequence number, and second bit जो है वो 4 बिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके फ्रैगमेंट नंबर को। ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर एंड फ्रैगमेंट नंबर ऐसे दो फील्ड्स में इसको डिवाइड किया जाता है। अब सीक्वेंस नंबर जो है वो अगेन जैसे मैंने आपको कहा था 12 बिट्स के रहते हैं, एंड इंडिकेट्स दैट द सीक्वेंस नंबर ऑफ MSDU एंड MMPDU को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, MSDU क्या है, मैक्स सर्विस डेटा यूनिट, और MMPDU मैनेजमेंट मैक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ओके, तो बेसिकली सीक्वेंस नंबर क्या करेंगे, ये MSDU और MMPDU के सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फ्रैगमेंट नंबर, फ्रैगमेंट्स का मतलब ही आपका क्या होता है, स्मॉलर पीसेस। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं आपके ईच नंबर ऑफ फ्रैगमेंट ऑफ MSDU और MMPDU। ओके, सो ये इंडिकेट क्या करेंगे, आपके नंबर ऑफ ईच फ्रैगमेंट ऑफ MSDU एंड और MMPDU। क्लियर? QoS कंट्रोल, ये भी ऑलरेडी हमने देखा है। इट्स अ 2 बाइट फील्ड एंड दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक बाय यूजिंग अपर लिमिट और द लोअर लिमिट। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे 5 सब फील्ड्स है हमारे पास। एक है ट्रैफिक आइडेंटिफायर, एंड ऑफ सर्विस पीरियड, एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी एंड रिजर्व पॉलिसी। ओके, एंड ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटीज भी है, TXOP। नेक्स्ट जो है वो है हाई थ्रूपुट कंट्रोल। अब हाई थ्रूपुट कंट्रोल जो है वो 4 बाइट का रहता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर लिंक एडेप्शन, ट्रांसमिट बीम फॉर्मिंग एंड अदर एडवांस कैपेबिलिटीज इन 802.n/AC, okay, by transmitting and receiving the frames, and this is used in management frame and QoS डेटा फ्रेम में इसको यूज किया जाता है। मतलब मैनेजमेंट फ्रेम में भी आप देखोगे और QoS डेटा फ्रेम में आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? लास्ट जो है वो है आपका फ्रेम बॉडी। फ्रेम बॉडी आपको याद होगा, हमने ऑलरेडी इसको देखा है। दिस फ्रेम बॉडी दैट इज कंटेन योर लेयर 3 टू द लेयर 7 इंफॉर्मेशन दैट इज एनकैप्सुलेटेड एंड देन ओके। फ्रेम बॉडी में अगर आप देखोगे दो फील्ड्स रहती है। फर्स्ट रहती है इंफॉर्मेशन फील्ड। इंफॉर्मेशन फील्ड जो होती है वो फिक्स्ड इन लेंथ रहती है, एंड सेकेंड जो है वो है आपकी इंफॉर्मेशन एलिमेंट दैट इज वेरिएबल इन लेंथ और ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शनल भी आप यूज कर सकते हो। लास्ट है आपका FCS, स्टैंड फॉर फ्रेम चेक सीक्वेंस। इट्स अ 4 बिट मींस 16 बिट, एंड दिस फील्ड कंटेन्स CRC. CRC stand for cyclic redundancy check, and it is used to detect in real life applications errors को detect करने के लिए यूज किया जाता है। So this CRC have the ability to detect all odd errors, single bit error and double bit errors. Okay, so all right guys, that's it. I hope आपको सारे कंसेप्ट जो है 802.11 के सारे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। आप सारे वीडियोस एक बार सीक्वेंसली चेक कर देना ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एक्चुअली 802.11 फ्रेम फॉर्मेट में और फ्रेम फॉर्मेट को किस तरीके से मैंने आपको डिटेल में बताया। ठीक है,
So thanks for watching. See you in the next video.